हेलो बच्चों, नीट 2027 डॉक्टर 50 बैच का आज वेक्टर का चौथा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एनी टू वेक्टर को, जो ट्रायंगल लॉ पे हम बेस्ड करके कल ग्राफिकली पढ़ाई किए थे और मैथमेटिकल प्रूफ किए थे, उसी को या उसी फॉर्मूला को आज और उससे आगे ले जाते हैं और उस पर ढेर सारा क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि वो फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं बुआ, कल वाला क्लास में आप लोग पढ़ाई कर रखे थे। कल वाला क्लास में आप सबको पता था ना कि कोई भी दो वेक्टर ऐसे करके बताया गया था कि सर अगर वेक्टर ए है ये और सर अगर एक वेक्टर बी है, ये बात बताया गया था पिछला क्लास में। तो सर ये जो वेक्टर होता है ये क्या दे देता है बाबू, ये क्या दे देता है, रिजल्टेंट दे देता है। और ये एंगल क्या होता था, अल्फा होता था। ये एंगल क्या होता था, अगर आपको याद हो तो अल्फा को बोला गया था रिजल्टेंट वेक्टर और किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल। अब जाके यहाँ से आपको मैथमेटिकली आपको सिखाया गया था कि बाबू रे इसको तुम इधर ड्रॉ करोगे, इसको तुम इधर ड्रॉ करोगे तो ये वाला पार्ट बी cos थीटा बन के आता था। क्या बन के आता था, और ये बनता था बी साइन थीटा। और इसके बेसिस पे हम लोग एक रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद करवाए थे। किसके मैग्नीट्यूड का, अब उधर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पे जाओ, उससे पहले सबसे पहले यहां से आपको याद रखना है कि ये जो तुम लाए हो ना, इसको तुम बोलोगे रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोलोगे, रिजल्टेंट वेक्टर। बाबू रे रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है सम ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है सम ऑफ वेक्टर। आज के बाद से अगर आपको सम ऑफ वेक्टर बोलेगा, इसका मतलब समझ लेना कि रिजल्टेंट वेक्टर का बात किया गया। ये बात समझ में आया। अब जाके यहाँ से बात करें बाबू, तो रिजल्ट ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन इसी को अगर हम मॉड्यूलस यानी कि मॉड में रख देते हैं तो इसको हम पढ़ने लग जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या पढ़ने लग जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ये पढ़ने लग जाओगे कि नहीं। अच्छा, इसी को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर। क्या मेरे भाई, इसी बात को हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर। तो देखो भाई, यहाँ वर्ड में भी अब के बाद आपको नहीं फंसना है, कोई भी वर्ड रहे निकाल ले जाओगे। अब जाके यहाँ से हम बात करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को या तो मॉड्यूलस ऑफ आर से डिनोट करेंगे या नहीं तो कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और तुमको अगर याद हो, हाँ तुमको अगर याद हो, थीटा होता था एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन करवा दें, किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल वही होता था जब हम उन दोनों वेक्टर को या तो टेल टू टेल मिलाते हुए छोटका एंगल देखते थे, यानी तो हेड टू हेड को मिलाते हुए छोटका एंगल देखते थे। हेड टू टेल नहीं मिले, हेड टू टेल के केस में एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन नहीं हो सकता है। हमको एंगल बिटवीन वेक्टर डिफाइन करना है तो हेड को हेड से मिलाना है, टेल को टेल से मिलाना है। उस टाइम भी छोटका एंगल देखना है। कौन सा एंगल, छोटका एंगल। अब बात यहां से कर लेते हैं, तो यहाँ बउआ रे तुम tan अल्फा निकाला था। क्या निकाला था, tan। हाँ बारे भाई, ये तो एकदम वेक्टर को गर्दा उड़ा दिया है रे। b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। इस प्रकार से क्या हम ये सब निकाल लेते हैं क्या, ये बात समझ में आया। अब जाके अगर ये बात क्लियर है आपका, तो चलो आज एक क्वेश्चन से इसको और बढ़िया कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से इसको और बढ़िया कर लेते हैं। देखो बाबू रे, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, पढ़ो एक बार सारे बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक हम देखते हैं फोटो हुआ बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो ठीक, उधर पर उधर। अब देखो क्या कह रहा है कि दो वेक्टर ए एंड बी, ध्यान से, दो वेक्टर है कौन कौन बउआ, ए और बी, each having equal magnitude, each having equal magnitude of 5 यूनिट। कहने का ये मतलब है एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर। यही ना बोला है क्वेश्चन। तो सुनो इधर से भाई, तुमको दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये शुरुआत में वेक्टर ए और वेक्टर बी का जिक्र किया, लेकिन अरे भाई इधर देख, शुरुआत में किसका जिक्र किया, वेक्टर ए और बोल रहा है कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को क्या हम ए बोल सकते हैं, ए का वैल्यू कितना है 5। अब भाई वेक्टर बी के भी मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड किसके बराबर कर देने पड़ेंगे, 5, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। अब आगे बढ़ो भाई, उसके बीच का एंगल कितना है जी, 60 डिग्री। एंगल का मतलब क्या, थीटा होता है क्या,
साफ साफ लिखा है कि एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी दोनों वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल क्या थीटा होता है क्या, तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या पूछा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। वर्ड पे, अरे इधर देखो बउआ, इधर वर्ड कैसा होता है क्वेश्चन में, इस पे ध्यान दो। इधर क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। क्या पूछा बुआ, किसका मैग्नीट्यूड। आपको यहां से दो चीजें पूछ सकता था, रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सम ऑफ टू वेक्टर। लेकिन यहां से तुमको रिजल्टेंट वेक्टर नहीं पूछे, क्या पूछा है, यानी कि आपको ये पूछ लिया है आर, यही ना, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई अब हो गया लॉलीपॉप, अब ये लॉलीपॉप बन गया भाई, बना दो ना यार। हाँ हो गया, और कुछ 2 5 गुने 5 कॉस कितना होगा 60 डिग्री। अब जाके यहां से सोल्व करोगे 25 प्लस 25 प्लस यहां देखो 2 गुने 5 गुने 5, कॉस 60 का वैल्यू अगर याद नहीं है तो 1/2 याद रखोगे, ये हो जाएगा √75। ये क्या हो जाएगा √75। 25 प्लस 25 प्लस 25 ये यानी कि कितना आएगा रे, 5√3 आएगा क्या, ये इतना इसका क्या आएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आया। लेकिन तुमको यहीं रुकने नहीं बोला है, और बोला है कि एंड आपको निकालने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर, और उसके बाद एंड इट्स एंगल। इट्स एंगल का मतलब किसका एंगल, रिजल्टेंट का एंगल। किसका एंगल हुआ, सबसे पहले तुमको क्या बोला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद क्या बोला है इट्स एंगल, यानी कि रिजल्टेंट का एंगल निकाल के बताओ वन ऑफ द वेक्टर। यानी कि तुमको बताया गया tan अल्फा में क्या अल्फा किसको बोले थे, अल्फा इधर 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 जवाब दो, अल्फा किसको बोले थे, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एनी वन वेक्टर। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एनी वन वेक्टर। क्या वही बात यहाँ पूछ लिया है क्या, क्या तुम सबको बाबू यहाँ से tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगाना आता है, क्या होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या a प्लस बी cos थीटा। भाई सबका वैल्यू पता है, b का वैल्यू कितना 5, sin थीटा यानी कि sin कितना, sin कितना रे 60 डिग्री डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना देंगे देना है 5, b का वैल्यू कितना 5, cos कितना हो जाएगा 60। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता a का 5 b का 5, क्योंकि दिया हुआ है यार, क्या है। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो ऊपर 5 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ 5 प्लस 5/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करके आंसर ला के बता दोगे कितना हो जाएगा, √3/2 आता है क्या, पक्का। अरे लत को तू लोग पे भरोसा करने से दिक्कत हो जाएगा भाई। हाँ हो गया हो गया हो गया, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, वो नहीं करना भाई, अपने तरीका का नहीं बोलना, ऐसे कट गया तुम्हारा। अब जैसे यहां से बात करते हैं, सच्चाई बोल दिए भाई, ले अब ये बोर्ड अरेंज हो गया। अब यहां से सोल्व करते हैं। अब देख भाई ये क्या लाया हो 5√3/2, इधर क्या है रे 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 1 + 1/2 बनेगा। अब यहां से देखो 5√3/2, यहाँ कितना आएगा 5 × 3/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बना। अब जाके इसको सोल्व करोगे कितना होगा 5√3/2, यहाँ क्या बनेगा 3, 5 से 5 यानी कि बनेगा 1/√3। देखो ई लतखोरों के चक्कर में रहते, चल चुप, देखो ई मैथ में फंस गया दे, मतलब घिना दिया भाई, घिना घिना दिया घिना दिया। हाँ तो तुम भरोसा कैसे कर लिया उसपे, मुन्ना भैया याद है ना। अरे हो गया भाई, दोनों गोबर है। अब इधर देखो यहाँ से कितना 1/√3, किसका वैल्यू निकाले हो tan अल्फा का वैल्यू 1/√3, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना, अरे कितना डिग्री का वैल्यू, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है 30 या 60। अब यहाँ भी देखते हैं कितना को याद है, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, हाँ 60 का वैल्यू 1/√3 होता है।
अरे भाई ये 30 डिग्री का होता है, कितना का होता है? तो देखो ये तुम अल्फा निकाल लियो 30। अल्फा को क्या बोलना सीखे थे? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एनी वन ऑफ द वेक्टर। क्या निकल गया दोनों? देख रहे हो कैसा क्वेश्चन पूछता है? क्या इस कंसेप्ट को क्लियर हो जाए? इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन इनफ है? यस और नो? इनफ है ये क्वेश्चन? चलो भाई अब जाके यहां से बात करते हैं। सुनो, आप लोग मेरे भाई रिजल्टेंट के बारे में पढ़ने के लिए आए थे। क्या आप लोग इधर देखो, अब इधर फोकस करो। क्या आप लोग दो वेक्टर के सम को रिजल्टेंट वेक्टर कहना जानते हो कि नहीं जानते हो? जल्दी देख के बताओ, क्या दो वेक्टर के सम को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हो? अब जाके नीचे आते हुआ देखो, ये रिजल्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। देखो रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। आर वेक्टर का ऊपर क्या मीनिंग देखा? आर वेक्टर का बाबू यहाँ ऊपर क्या मीनिंग देखा है? रिजल्टेंट वेक्टर किसको कहते हो? दो वेक्टर के सम को। दो वेक्टर के सम को क्या कहते हो? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हो। यहाँ आर वेक्टर का मतलब क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम हुआ क्या? यानी कि तुम ए प्लस बी वेक्टर को क्या रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हो? अब जाके नीचे पढ़ाई करते हैं बुआ। देखो लेंथ ऑफ आर वेक्टर, हम जब तुमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का ऐसे करके बताए थे, क्या बताए थे? जितना लंबा लेंथ होगा उतना ही उसका क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड। ये बताए थे। अब वही बात यहाँ भी लिखा है बाबू कि लेंथ ऑफ आर वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड उसका हो गया क्या? लेंथ ऑफ उधर का इधर देख, लेंथ ऑफ आर वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हुआ क्या भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, अच्छा एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम, हाँ वेक्टर सम को ही तो रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी कि लेंथ ऑफ आर को हम कह देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम, या नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, बात खत्म। और इसी को देखो, क्या a प्लस बी, क्या मेरे भाई तुम सिंपल a प्लस बी यानी कि दो वेक्टर के सम को रिजल्टेंट वेक्टर बोले थे? और तुम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भाई क्या तुम दो डंडा में घेर के रखते हो? तो तुम r के जगह पे लिख सकते हो क्या? a प्लस बी। वही बात यहाँ डायरेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है कि जिसको तुम लेंथ ऑफ r यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हो, उसी को हम मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं क्या? मैथमेटिकली a प्लस बी, भाई a प्लस बी को क्या तुम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे? तो रिजल्टेंट वेक्टर का अब की बार मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड के लिए तुम रिजल्टेंट वेक्टर को मॉड में घेरते हो, और रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर ये है, तो क्या मॉड r के जगह पे इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वही एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। क्या वही बात यहाँ लिखा है? क्या इसी का समरी यहाँ लिख दिया है क्या? रिजल्टेंट वेक्टर बराबर मॉड ऑफ a प्लस बी। ये बात भी क्लियर हो गया। अब जाके यहाँ से एक बात समझाते हैं, ध्यान से सुनो। अब जाके यहां से एक बात समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। अब ये बात क्या है बउआ रे? क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अभी जो कंसेप्ट सीखे उसी पे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा इसमें। क्या लगेगा? ज्योमेट्री। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? उधर देखो तो क्वेश्चन दिख रहा है आंसू बढ़िया से। अब देख भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनोगे तब बनेगा ये क्वेश्चन, है तो क्वेश्चन बड़ी खतरनाक हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर कौन है? बी है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर बना रहा है 20 डिग्री एंगल और बी वेक्टर बना रहा है 110 डिग्री एंगल। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। अब सबसे पहला बात, जैसे ही एक्सिस तुम्हारे सामने आया, तुम सबसे पहले भाई एक्सिस ड्रॉ करो। क्या ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया? क्या ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया? क्या ये तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया? देख के बताओ यस और नो। हो गया ये? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेक्टर ए कितना डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 20 डिग्री। अब देखो किसी भी एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा, उसके लिए क्या हम ये बोलेंगे कि ये 20 डिग्री का बनाया है एंगल। तो ये 20 डिग्री का एंगल कौन बनाया रे? वेक्टर ए। अब देखो वेक्टर बी जो है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस तुम्हारा ये है, कितना बना रहा है? तुमको पता है ये पूरा एंगल 90 ही होता है। ये पूरा एंगल कितना और बनाना कितना है? 110। तो क्या ये एंगल ऑब्ट्यूज इधर की ओर बनाएगा क्या? तो ये कितना एंगल बना रहा है?
110, 110 बना रहा है यहां से, यही बात है ना बुआ। अब तुमसे हम एक बात पूछते हैं कि सर एक्स एक्सिस से ये एंगल 110 और ये एंगल 20, तो इन दोनों के बीच का कितना डिग्री एंगल होगा? देखो तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यानी कि बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली बोल रहा है कि दो वेक्टर को 90 डिग्री पे रख दिए हैं। यस और नो? दो वेक्टर को कितना पे रख दिए हैं? 90 डिग्री पे। अब थोड़ा सोचना है तुम लोग को, पेन का कलर हम चेंज करते हैं, देखते जाओ बस। यहाँ तुमको दिख रहा है कि ये वेक्टर था तुम्हारा, और दूसरा दिख रहा है बाबू कि ये वेक्टर है आपका। यानी कि इन दोनों वेक्टर को उठाकर हम इधर करते हैं। देखो एक वेक्टर तुम्हारा ये था और दूसरा वेक्टर तुम्हारा ये है, यही है क्या? इन दोनों के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री। अब एक बात बताते हैं, देखो तो वो वेक्टर ए का ये वाला कौन सा साइड है? हेड या टेल? ये वाला साइड कौन है? ये वाला टेल है। ये है तुम्हारा बी वेक्टर इसके अनुसार, तो बी वेक्टर का ये वाला कौन सा हिस्सा है? टेल। क्या टेल और टेल मिल रहा है? आपको एंगल बिटवीन वेक्टर देखने के लिए या तो टेल का टेल से मिलना चाहिए या हेड का हेड से मिलन होना चाहिए। यहाँ पे टेल से टेल मिलन हो रहा है, टेल से टेल मिलन हो रहा है तो दो ही एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। अब दोनों बराबर एंगल बन रहा है तो कोई एक एंगल चूज कर लेंगे। हमको चाहिए था छोटा एंगल दो एंगल में से, जब दोनों एंगल ही बराबर आ रहा है तो कोई एक एंगल ले लेंगे। अब यहाँ से एंगल बिटवीन वेक्टर यानी कि थीटा कितना ला लिए हो? अरे 90 डिग्री, ये फाइनल कर लिए। अब आके बात करते हैं, देखो अब बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिज वेक्टर यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 12। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ है ना साफ साफ। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, सर वेक्टर ए को ऐसे लिखते हैं लेकिन वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को क्या हम कैपिटल ए लिखते हैं या मॉड ऑफ ए लिखते हैं? तो कैपिटल ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दे दिया है? 5। कैपिटल बी का वैल्यू कितना दे दिया है? 12। अब जाके क्या पूछा है? फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। क्या पूछा है? रिजल्टेंट वेक्टर पूछा है। देखो यहां से वैसे रिजल्टेंट वेक्टर अगर पूछेगा तब तुम्हारा आंसर, रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर वेक्टर से दिखाते हैं। किससे बता रहे हैं? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? देखो यार ए वेक्टर तुम्हारा अगर सोचा जाए, अगर यहां सोचा जाए तो क्या ए वेक्टर को एक्सिस वाइज बना पाना टफ रहेगा क्या इजी रहेगा? क्योंकि हमको ना तो ये एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ना तो ये वाई पे दिख रहा है, किसी पे तो नहीं दिख रहा है। तब भी यहाँ पे क्या पूछा है? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि हमको थोड़ा लॉजिकल सोचना है, क्या यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया होगा क्या? अगर एक्सिस वाइज रहता तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये वाला वेक्टर के साथ एक्सिस ले लेते, ये वेक्टर के साथ एक्सिस ले लेते, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा ये कहलाता है ए प्लस बी का सम। ए प्लस बी का सम रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके चक्कर में हमको यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। इसका हिंट भी कैसे दे रहा है पता है? क्योंकि तुम्हारा जो दिया हुआ है ये वेक्टर के रूप में नहीं दिया कि मैग्नीट्यूड दे दिया है। मैग्नीट्यूड के केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई। ए स्क्वायर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देख बाबू यहां से कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर के जगह पे कितना लोगे? 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर के जगह पे 12 का स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाना हुआ, कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा क्या? कॉस 90 डिग्री 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब तुम यहाँ सोल्व करोगे तो 25 और 144 ये 25 के बराबर आएगा, ये 144 सबको जोड़ोगे 169 आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 13 आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? घुमाया कहाँ था पता है? नहीं पता चला? घुमाया है उन बच्चों के लिए दर्द बनेगा जिन बच्चों को भाई ज्योमेट्री नहीं पता है, जो मैथ के डर से बायोलॉजी रखे होंगे ना उनको यहाँ दर्द होगा। जिसको भी होता है कि भाई मैथ नहीं समझ में आ रहा बायोलॉजी रख लेता है उसको दर्द होगा। समझ में आया कैसे करना है? सब कुछ क्वेश्चन में बताया गया था, बस आपको इसको थोड़ा सा फ्रेमिंग करना था। कर दिए फ्रेमिंग भाई, पॉज करके लिख लो। अरे भाई तू लोग जो बच्चे ऑनलाइन देखते हो सेशन देखते टाइम सेशन को लाइक भी करना होता है। पता चल रहा है कि भाई वीडियो देख रहा है 25 आदमी 30 आदमी 100 आदमी, लाइक आ रहा है 1 गो 2 गो, ये सब गद्दारी नहीं करना है। सेशन देख रहे हो ना, सेशन को लाइक भी ठोकना है। और तू लोग भी भाई जाके प्रमोशन कर रहे हैं खुद को, एक बार कम से कम लाइक ऑफलाइन पढ़ ही लेता है, जब अपलोड होता है तो तुम लाइक कर दो। लाइक चैनल के बारे में नहीं पता है? नहीं पता है? अरे भाई यूट्यूब अभी है, यूट्यूब सर्च करो @VIRACLASSES। देखो हमारा ऑफलाइन सेंटर ये तू लोगों के लिए नहीं है, ऑनलाइन वालों के लिए।
हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है डॉल्फिन क्लास बिकना पारी पटना इस नाम से, और ऑनलाइन क्लास मिलेगा आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जो नहीं है रे सब सब्सक्राइब कर लेना। हेलो ब्लॉग मेरे गाइस में आपका स्वागत है। हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब भाई सेशन को लाइक ठोकना है। अब आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अब जाके यहाँ से बात करते हैं फिर से रिजल्टेंट, जहां पढ़ाई कर रहे थे वहीं लेके चलते हैं आपको। देख यहां तुम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। चलो अब इसी को दोबारा यहीं से आगे बढ़ाते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला एक बार, ये आप क्या लिख रहे हो बाबू रे, किसका फॉर्मूला लिखने के लिए कोशिश कर रहे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो अब एक बेहतरीन बात सीखोगे। बेहतरीन बात क्या सीखोगे? तो अब देखो यार यहां से दो केस पढ़ना है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रहता, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होता, थीटा कितना होता 0 डिग्री, तो 0 डिग्री केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, निकालो सही बच्चे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस 0, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस चक्कर में यहां से बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2ab। अब भाई तुम सबको पता है कि ये फॉर्मूला बन गया अलजेब्रा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या यार तू लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर यही पढ़ के आया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही पढ़ के आए यार। भाई नदी की तरफ कांस्टेंट फ्लो में नहीं बढ़ना है, ठहराव होना चाहिए। हाँ अंदर रख लो फिर से। अब यहाँ बात करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है क्या। अब चलो यही नजरिया तुमको यहाँ से देखना है। तो यहाँ आर बराबर अब की बार क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। अब भाई यहाँ से आर बराबर क्या बना ए प्लस बी, लेकिन तुमको यहाँ अब ख्याल रखना है एक बात, तुमको यहाँ एक ख्याल रखना है एक बात, और वो बात क्या है कि थीटा 0 डिग्री पे रिजल्टेंट नहीं होके रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। ये थोड़ा सा बात याद रखना है। जब 0 डिग्री एंगल पे बात करेंगे तो वो रिजल्टेंट बोलना वहां थोड़ा सा गुना हो जाएगा, उसको मैक्सिमम रिजल्टेंट बोलना अच्छा बात रहेगा। क्या बोल दोगे? तो ये जो तुम निकाल रहे हो ये निकाल रहे हो दरअसल मैक्सिमम रिजल्टेंट। क्या निकाल रहे हो? मैक्सिमम रिजल्टेंट का वैल्यू आज के बाद से किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम के बराबर होता है। ये बात समझ में आया? मैक्सिमम रिजल्टेंट का वैल्यू, ये ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम मैक्सिमम रिजल्टेंट के बराबर हो जाता है। ये बात समझ में आया? अब हम दूसरा बात करते हैं यहाँ से। अब हम दूसरा बात यहाँ से करेंगे बुआरे, क्या सर थीटा बराबर 180 डिग्री का, किसका 180 डिग्री। याद रखना थीटा 180 डिग्री पर रिजल्टेंट को रिजल्टेंट मिनिमम बोलना है। क्या बोलना है? रिजल्टेंट मिनिमम। अब देख बाबू तो यहाँ से तुम जब सोल्व करोगे देखो फिर से वही बात है, फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या जानते हो रे 2ab cos, लेकिन 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। कितना होता है? माइनस। अब देखो भाई इधर इतना के बदला में अगर -1 लेते हो तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल माइनस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट बराबर क्या होगा देख बाबू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। अगर इसको सोल्व करने जाते हो तो क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या इतने के बदले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानता है ना रे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यही बात यहाँ भाई चिपका दो, तो यहाँ से r नहीं आ के इसको मिनिमम रिजल्टेंट a माइनस बी कहते हैं। क्या कहते हैं? a माइनस बी, यानी कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस आएगा वो दरअसल मिनिमम रिजल्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर? हाँ जाओ तो देखो एक है तुम्हारा मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट किसके बराबर हुआ a प्लस बी। क्या एक है तुम्हारा मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम रिजल्टेंट किसके बराबर? a माइनस बी। हम तुमसे पूछते हैं अगर तुमको इसका रेंज पूछा जाएगा तो किसी का भी रेंज क्या होता है मैक्सिमम से लेके मिनिमम के बीच में। अगर आपको रेंज पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट कहां से कहां वैरी करेगा तो तुम क्या कहोगे? सबसे मैक्सिमम औकात होगा यानी तो सबसे मिनिमम औकात होगा, इसी के बीच में रहेगा बाबू रे। अब अगला हेडिंग भाई इसको भाई पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो। अब देख भाई यहां से अगर बात करें तो अगर आपको आज के बाद से रेंज ऑफ रिजल्टेंट पूछे, क्या पूछे? रेंज ऑफ
रिजल्टेंट। तो आपको कुछ नहीं भाई, आपको याद रखना है कि आर का वैल्यू कहां से कहां वैरी करता है। तो सर ए माइनस बी से, ए माइनस बी से कहां बाबू रे, ए प्लस बी के बीच वैरी करेगा। ये तो हुआ देसी अंदाज। तू लोग लेकिन है रे लतखोर, दूर है तब पर भी कुछ तो कर रहा है। तो रिजल्टेंट का रेंज कहां से कहां वैरी करेगा, ए माइनस बी से। दरअसल इसी को हम दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, आर मिनिमम से, आर मिनिमम से आर मैक्सिमम के बीच वैरी करेगा। अब इसी को भाई किताब में कैसे लिखा मिलेगा, पता है ये बात आप लोगों को। तो देखो यार, आर मिनिमम से ज्यादा होगा रिजल्टेंट का वैल्यू, आर मिनिमम से या तो ज्यादा या नहीं तो बराबर होगा, आर मिनिमम से या तो ज्यादा या नहीं तो बराबर होगा, और सर आर मैक्सिमम से छोटा या नहीं तो बराबर होगा। ये वैल्यू तुमको याद रखना है रिजल्टेंट के लिए मैथमेटिकली। इस साइन का मतलब हुआ कि आर, देखो आर मिनिमम से ज्यादा, जिधर की ओर मुंह खुलेगा, जिधर की ओर मुंह खुलेगा यानी कि वो लार्जर वैल्यू है। ये वाला जो मुंह जो है ना, ये वाला मुंह जिधर खुलेगा वो लार्जर वैल्यू। ये मुंह किधर खुल रहा है, आर की ओर खुल रहा है, तो आर का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, आर मिनिमम से, या नहीं तो आर का वैल्यू मिनिमम के बराबर भी हो सकता है। और इधर देखो किधर मुंह खुल रहा है रे, मैक्सिमम की ओर। तो भाई ये जो आर का वैल्यू है ना, आर का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, आर मैक्सिमम के, यानी तो उसके बराबर हो सकता है। बात समझ में आया। अब जाके यहाँ पे इसी को अगर देखा जाए इस रूप में लिखने का कोशिश करोगे तो यहां से बन जाएगा भाई ए माइनस बी से लेके एक मिनट थोड़ा सा साइन, नहीं ठीक है, ए प्लस बी, क्या यही हो जाएगा क्या, देख लो एक बार, हो जाएगा। अब जाके इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन तेरे से क्या पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ लेगा देखो, बोला कि वेक्टर सम, क्या पूछा है, लैंग्वेज फिल करना पड़ेगा नहीं तो फंस जाओगे। तुमसे पूछा है वेक्टर सम, क्या हम तुमको वेक्टर सम को ही रिजल्टेंट वेक्टर बोले थे, क्या वेक्टर सम को ही रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करना सिखाए थे, यानी कि आपको वेक्टर सम कह दिया यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर कह रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 2 वेक्टर दिया है, एक वेक्टर को ए मान लेते हैं 10 न्यूटन, दूसरा वेक्टर को बी मान लेते हैं, कितना है 6 न्यूटन। तुमसे पूछा है कि सर रिजल्टेंट वेक्टर कितना पॉसिबल होगा, यही पूछा है ना, यानी कि कौन होगा रिजल्टेंट वेक्टर, यही पूछा है ना। हम तुमको इस टाइप का क्वेश्चन में एक ही बात बताएंगे, रेंज निकाल लेना। क्या निकाल लेना, रेंज ऑफ रिजल्टेंट निकाल लेना। क्या होगा रेंज ऑफ रिजल्टेंट, तो सर 10 माइनस 6 से लेके 10 प्लस 6 के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो अपना रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ 10 में से 6 कितना जाएगा, 4 से लेके कहां तक देखना है, 16 तक। 4 से लेके 16 के बीच में कौन ऐसा नंबर दिखा तुमको, कौन सा नंबर दिख रहा है, 4 से 16 के बीच में कौन दिख रहा है, तो वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्स ऑफ इसमें। अच्छा तो शायद नोट पूछा गया था क्या यार, चलो यार क्वेश्चन कुछ भी है, हमको यहाँ पे वन ऑफ क्या बोलते हैं मोर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, मान लो। तो क्या अपना 4 आंसर भी इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, नहीं आंसर नहीं मिलाना है, कंसेप्ट सही करना है, कंसेप्ट सही करना है। क्या हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, क्या गड़बड़ लग रहा है, हाँ इस क्या 4 ही नहीं भाई, पूरा बताते सुनो तो सही। यहाँ मोर देन एक करेक्ट आंसर अगर मान लो तो यहाँ पे देखो अपना रिजल्टेंट का वैल्यू 4 से लेके 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये बात पता है ना, क्योंकि रिजल्टेंट का रेंज कहां से कहां वेरी करता है, मिनिमम से लेके, मिनिमम रिजल्टेंट कितना पॉसिबल है 4, मैक्सिमम कहां 12 सॉरी 16, तो 4 से 16 के बीच में कोई भी नंबर पकड़ना है, तो यहाँ 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इसमें गलत पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन में नहीं आ पाया, खैर कोई बात नहीं। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था लेकिन मुझे क्वेश्चन में लाते टाइम वो चीज छूट गया होगा टाइपिंग करते टाइम, उसको इग्नोर करो। इतना तुमको अभी हम इसको मोर करेक्ट आंसर ही लेके चलते हैं, मोर देन वन करेक्ट आंसर, क्या ये तीनों आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वहां से और बढ़िया ये रिलेट हो जाएगा ये कंसेप्ट।
क्या पूछा है देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स विल गिव ए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। क्या बोला है पता है कि चारों पेयर को चेक करना है, कौन ऐसा पेयर है जो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट दे देगा। तुमको एक ही कहानी जानना है, रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का होना चाहिए। आपको 2 न्यूटन का चाहिए। आप एक काम करो, जो पहला है उसको ए मान लो, जो दूसरा है उसको क्या मान लो, बी मान लो। तुमको करना है ए माइनस बी से कहां तक, ए प्लस बी तक। तुमको क्या चेक करना है, ए माइनस बी से ए प्लस बी। देखो ना यार, ए माइनस बी करोगे 0 आ जाएगा, ए माइनस बी करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 से कहां लेना है रे, 2 4, 0 से 4 के बीच में ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इधर देखो भाई, दूसरा को चेक करते हैं। अब यहां से बात करते हैं तो 1 न्यूटन से 1 न्यूटन, यानी कि ए और बी, यानी कि भाई 0 से कहां जाओगे, 2 के बीच जाओगे। क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं है। आपको क्या चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स विल गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन कौन कौन दे सकता है। तो देखो भाई, 0 मिनिमम से मैक्सिमम के बीच जो नंबर आ जाएगा वो अपना रिजल्टेंट पॉसिबल हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, 0 से 4 के बीच में 2 न्यूटन आता है कि नहीं आता है, तो ये भी आंसर होगा। यहाँ देखो 1 और 1 यानी कि 2, ए और बी, यहाँ भी निकालोगे तो 0 से कहां जा रहा है, 2 जा रहा है। क्या मैक्सिमम वैल्यू वहां 2 पहुंच गया, 2 ही चाहिए था, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। क्या मोर एक्यूरेट करना ही नहीं है, मुझे आंसर लाना है। जब आंसर आ रहा है मोर देन 1 करेक्ट आंसर का। देखो भाई अब बताते हुआ क्या, सुनो, क्वेश्चन में जब टाइप कर रहे हैं ना, नोट पूछा है। क्या पूछा है, नोट है, वो हर एक जगह छूट गया है। अभी देख, नॉट, एनओटी नॉट, तो कौन सा इसमें से गलत आंसर है वो सिलेक्ट करने बोला है। ग्रामर उतना मेरा सही करने मत जाओ भाई, आपको यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट आंसर लेके चलना है। आप देखो इसको चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 क्या होगा रे। अगर तुम इसको ए मानते हो इसको बी मानते हो तो कितना हो जाएगा, 1, देखो 1 + 3 करोगे तो 4 आएगा, 1 - 3 यानी कि 3 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 2 से 4 भाई हो सकता है यार। मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड में कौन आता है, मॉड आता है। समझ में आ गया, दिमाग लगा। और तो अब बात करते हैं 2 से 4 के बीच में क्या 2 आता है, तो ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब इसको चेक करो, 1 और 4 तुम सोल्व करोगे 5 आएगा, 1 - 4 मॉड ले लेते हो तो कितना आएगा रे, 3। 3 से 5 के बीच में 2 आएगा क्या, नहीं आता है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गलती हुआ है बताते हैं। क्वेश्चन में हमको जो नहीं होगा वो पूछना था, लेकिन जब हम टाइप कर रहे थे, क्योंकि बनाना तो हमको ही है, उस टाइम हम थोड़ा ज्यादा जल्दीबाजी में कॉपी पेस्ट किए हैं, वहां मिस्टेक कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट आंसर अगर सिलेक्ट करना है तो क्या भाई 2 न्यूटन कौन कौन दे सकता है, 1 2 3 दे सकता है कि नहीं दे सकता है। लेकिन कौन नहीं दे सकता है, चौथा नहीं दे सकता। ये अब कंसेप्ट क्लियर हो गया, डन है ये बात। अब जाके एक क्वेश्चन और बनाना है, कितना टाइम हो गया भाई, अब जाके एक क्वेश्चन और बनाना है बुआ, जो और कंसेप्ट क्लियर करेगा। देखो तो इसको पढ़ो। अब देखो एक बात बताते हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को रिजल्टेंट का जो ये फॉर्मूला पढ़ने को मिला है ना, R = √a² + b² वाला फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, स्पेशल केस बताने लग जाते हैं, स्पेशल केस बताने लग जाते हैं। हम इतना स्पेशल केस काहे को याद करें, एक नॉर्मल फॉर्मूला याद करते हैं, सब जगह अप्लाई करेंगे उसका। अब 60 बोल रहा है ना, हवा में तीर नहीं चलाना है। देखो अब क्वेश्चन बनाते हैं, देखो क्या है कि 2 वेक्टर, क्या है बुआ रे, अरे इधर देख, क्या है, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। अब मान लेते हैं 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, मान लिए, कोई बात नहीं, मान लिए एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर, लेकिन तुमको वेक्टर नहीं चाहिए था, वेक्टर का क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड, जो कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, सेम। तो चलो यार, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम ए बोलेंगे, ए का वैल्यू एक्स मान लेते हैं, बी का भी वैल्यू क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या ये बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, एंड हैव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, कहने का मतलब 2 वेक्टर जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड है, इधर फोकस करो, 2 वेक्टर जिसका क्या था बुआ रे, इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले 2 वेक्टर का रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर आया
रिजल्टेंट को हम आर से दिखाते थे। अगर आर का भी वैल्यू किसी एक यानी कि किसके बराबर, एक्स के बराबर ही हो जाए, तब आपसे पूछा है कि थीटा कितना होगा। तब आपसे क्या पूछा है, थीटा कितना होगा, यही पूछा है ना। हमको भाई कुछ स्पेशल याद नहीं रखना, हमको बस इतना याद है कि आर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक फॉर्मूला याद करेंगे, सब जगह अप्लाई करेंगे, गलती होने से बच जाएंगे। आर का वैल्यू यहाँ पे गिवन कितना है, एक्स। यहाँ देखो ए स्क्वायर की जगह पे क्या एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू कितना मान लिए हो, एक्स, और बी का भी वैल्यू एक्स। पता है क्यों हुआ दोनों का वैल्यू एक्स, क्योंकि यहाँ इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रहा है। और इसका वैल्यू एक्स क्यों लिए पता है, क्योंकि बोल रहा है कि रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा किसी एक के क्या होगा, बराबर। अब चलो यार, यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर देखोगे 2 ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा क्या, ये कॉस थीटा। अब देखो यार, यहाँ से यहाँ एक्स है, यहाँ सॉल्व करने आओगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। हम तुमसे कहते हैं एक बात, कहते हैं स्क्वायर दोनों साइड करो, क्या हो जाएगा, यहां से 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। देखते जाओ बस, क्या इधर ये 2x नहीं लेना है, कॉमन नहीं लो फंस जाओगे। कॉमन लेने के बाद बनेगा तो आंसर, लेकिन फिर ट्रिगो का कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला लाना पड़ेगा। हम आसानी से बना देते, देखो इधर एक्स स्क्वायर, इधर 2x एक्स स्क्वायर है, क्या ये बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब तुम इसको पकड़ के इधर लाओगे तो क्या साइन माइनस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा। अब तुमसे मैं एक बात बोलते हैं, देखो यार, यहां से कॉस थीटा अगर निकालने जाओगे तो क्या करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कॉस का वैल्यू कितना लाए माइनस हाफ। और याद रखना कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ होता है। तो यहाँ बताओ थीटा कितना लाएगा रे, 120 डिग्री। थीटा कितना लाएगा, 120 डिग्री। कितना टीचर पता है इसको स्पेशल केस में पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, दरअसल ऑनलाइन में देखोगे तो वो नहीं करना है तुम लोगों को। एक फॉर्मूला याद करो और जो कोर कंसेप्ट है उस पर अप्लाई करो। क्यों हम 75 को नया केस याद करें, बात समझ में आ रहा है। एक ही कंसेप्ट याद करते हैं, जहां जहां अप्लाई होगा वहां एक ही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, डन है ना, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि भाई मान लो कि तुमको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे के, अच्छा वो तो करवा ही दिए हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहता, बीच में 90 डिग्री रहता, क्या उस टाइप में रिजल्टेंट निकाल ले जाओगे, हो जाएगा ना। क्या हुआ, हाँ तो उसके लिए थोड़ा ज्योमेट्री देखना होगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको एंगल बनाने बोला है जो कि एंगल x डिग्री से बनाना था, वो हम बताएं अभी वहां पे, एक दो बार देखोगे ना सेम वीडियो तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, पैरेललोग्राम का लॉ देख लेते हैं भाई। ये यहाँ करना कुछ नहीं है, बस लॉ है, बस पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या कहता है पता है कि भाई दो साइड होना चाहिए, दो वेक्टर है जो कि पैरेललोग्राम का दो साइड को दिखाता है, दो वेक्टर है जो कि पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है पता है, बीचों बीच पास होने वाला जो ये डायगोनल होता है ना उस पैरेललोग्राम का, वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर दे देता है। यहाँ देखो ना क्या बोला है, बोला है कि इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय दो एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि दो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम का दो लगातार साइड को दिखाता है, ठीक है। तब इस केस में क्या करना है कि भाई, इस केस में क्या करना है कि उसका जो सम आएगा, यानी कि उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। कहने का मतलब देखो, एक वेक्टर तुम्हारा ये है, दूसरा वेक्टर तुम्हारा ये है, क्या ये दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड बना रहा है पैरेललोग्राम का, ये बात समझ में आया। तो इस केस में जो तुम्हारा ये डायगोनल है बुआ, ये डायगोनल तुमको रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ही होता है दो वेक्टर का सम। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर का सम। वही बात यहाँ पे लॉ के रूप में भी बोल दिया है कि पैरेललोग्राम लॉ होगा। क्या ये बात समझ में आ गया। अगर पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा बना ले जाओगे। अब जाके यहाँ से अगर मैं बात करूं बाबूरे, तो यहाँ पे दो एंगल दिख रहा होगा, देखो ये ओवरऑल एंगल तो थीटा है, ये ओवरऑल एंगल कितना है थीटा, लेकिन एक तुमको दिख रहा हो, देखो ये बीच वाला जो लाइन है, क्या ये रिजल्टेंट का लाइन है वो, अरे रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ कितना बनाएगा बीटा बनाएगा, कितना बनाएगा बीटा। तुमको पता है कि tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, कैसे निकालना है ये भी तुमको पता है। तो सर tan बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a sin थीटा डिवाइडेड बाय
अब अल्फा किसको कहते हैं? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एनी वन वेक्टर। तो सर एक वेक्टर के साथ अगर हम रिजल्टेंट का एंगल बना रहे हैं तो अल्फा बोल रहे हैं, तो दो वेक्टर ना था, तो दूसरे के साथ जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा क्या उसको बीटा बोल देंगे? वही बात, बीटा का इस रूप से हम tan बीटा निकाल सकते हैं क्या? हो जाएगा क्या? और रिजल्टेंट का वही फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट अंडर। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? यहाँ भी देखो यार, यहाँ तुम वेक्टर r के बदले में क्या कहते हो? वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, और यहाँ और कुछ नहीं कहा गया है। देखो वेक्टर a को क्या a भी बोल सकते हो क्या? तो यहाँ देखो वेक्टर a को हम a भी बोल सकते हैं, वेक्टर बी को क्या बोलेंगे बाबूरे? AD, यही ना बोलेंगे। और ये r क्या है? a और c है क्या? तो क्या हम AC बराबर AB प्लस AD लिख सकते हैं क्या? क्या वही बात लिखा है कि AC बराबर होगा AB प्लस AD के? ये बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अब यही था पैरेललोग्राम लॉ। हंसोगे कि बना ले जाओगे? बना ले जाओगे भाई। रिजल्टेंट से रिलेटेड सारा कंसेप्ट कर चुके हैं, बस एक, हाँ ये ज्योमेट्री है, बस एक कंसेप्ट हम नहीं किए हैं। वो कंसेप्ट पता है क्या है? अब वो अभी नोट पॉइंट में बता देते हैं। नोट पॉइंट क्या है हुआ? देखो यार, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर आर सेम, यानी कि सर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम है, और सर इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तब अगर रिजल्टेंट पूछेगा तो करना कुछ नहीं है, 2a cos थीटा बाई 2 कर देना है। क्या कर देना है? 2a cos थीटा बाई 2, बात खत्म। वैसे तुम बोलोगे तो हम यहाँ भी वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर यही फॉर्मूला, लेकिन बीच में आ जाएगा ट्रिगो, और उस ट्रिगो के सारे अंतिम रिजल्ट यहीं पे पहुंचेंगे। समझ में आया? तो हम डायरेक्ट याद करवा देते हैं आपको। सुनो नहीं तो इधर सुनो, ये कब अप्लाई करेंगे? देखो यार, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर कौन है? बी है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिख जाए तुमको? सेम दिख जाए, तो याद रखना इस केस में रिजल्टेंट एकदम बाइसेक्टर से पास करेगा। रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? बाइसेक्टर का मतलब ये भी, ये देखो, अगर ये पूरा थीटा था, ये पूरा कितना था? थीटा, तो इतना एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, इतना एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। इसी को ना बोलते हैं बाइसेक्टर, एकदम बीचों बीच पास करेगा, एकदम बीचों बीच पास करेगा। मिले नेक्स्ट क्लास में। रिजल्टेंट इतना ही था बाबू। अब हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होता है तुम्हारा यहाँ से भाई? रिजल्टेंट के बाद हम लोग रिजोल्यूशन पे आएंगे, जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, जिसमें डायरेक्शन कोसाइन आता है। डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने के बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे आएंगे, डॉट प्रोडक्ट के बाद वेक्टर प्रोडक्ट पे, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद टाटा बाई बाई कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, हम लोग इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में भी। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, राधे राधे। अगर आपको ऑफलाइन में ये सब कंटेंट फील करना है तो आपको भिखना पहाड़ी डॉल्फिन क्लास को विजिट करना है, यहाँ ज्वाइन करना हमारे क्लास को। और हाँ, अगर आप आउट ऑफ बिहार या आउट ऑफ इस जगह पे नहीं आ पाएंगे किसी भी कारण से, तो आपका सारा लेक्चर, यही ऑफलाइन वाली लेक्चर ऑफलाइन फीलिंग के साथ ऑनलाइन में मिलेगा। और बच्चे आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सेशन को लाइक कर लेना है, और कहीं भी आपको दिक्कत होता है पढ़ते टाइम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो भी फीडबैक रहे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से कल वाले क्लास में। राधे राधे बच्चों। हाँ, लाइक सब्सक्राइब सब कर दो। तू लोग है लेकिन जोकर भाई।